Okay, so right on. Next topic is our electric field and potential. Electric field and potential variation due to solid charged non-conducting को अंडरलाइन कर देना स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वेरिएशन ड्यू टू सॉलिड चार्ज्ड नॉन-कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, स्फीयर तो चलो ठीक है, नॉन-कंडक्टिंग इज इंपॉर्टेंट। तो अगर तो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फीयर हो तो उसका हिसाब किताब कैसा होता है, स्फेरिकल शेल के जैसा। ठीक है, और अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल हो, अब चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, शेल मतलब अंदर से खाली है ना, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, उन सब का हिसाब किताब एक जैसा ही है जो हमने पिछले आर्टिकल में कर लिया। ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फेरिकल स्फीयर। ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बेसिकली नॉट स्फेरिकल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके लिए उसको करेंगे। उसका एग्जांपल है न्यूक्लियस, बेस्ट एग्जांपल वो है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अगर कभी भी आए तो हमें ये करना चाहिए। देखो ऐसे है, ये हमारे पास एक स्फीयर हमने लिया, नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से और यूनिफॉर्मली चार्ज होने की वजह से इसमें चार्ज अंदर भी होगा, सिर्फ सरफेस पे नहीं होगा। जैसे कि हमने पीछे देखा था, वहां सिर्फ सरफेस पे चार्ज था, यहाँ पे अंदर भी होगा, सरफेस पे भी होगा, चारों तरफ होगा चार्ज, हर जगह पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस है कैपिटल आर और चार्ज इसके ऊपर कैपिटल क्यू है। ऐसी स्थिति में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, पता ही है आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज इज क्यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज Q upon 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube is the volume. Okay. अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहां कहां निकालनी है, वही 3 पॉइंट्स, एक तो बाहर, एक सरफेस के ऊपर, फिर अंदर भी। तो बाहर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले वाले आर्टिकल में किया, कि यहां पर हमने लिया। तो मैं इसको फटाफट से करूंगा, आप भी फटाफट से नोट कर लेना। हम यहाँ पे एक स्फेरिकल गशियन सरफेस बनाते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा एरिया लेते हैं, ds, वो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, वेक्टर E। ठीक है, और यहाँ बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों के दोनों जब बाहर की तरफ है तो ये किस तरह से बिहेव करता था, जैसे वहां पे कैसे बिहेव करता था, एज ए पॉइंट चार्ज। तो बाहर यहाँ पे भी ये एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो मैं डेरिवेशन भी नहीं करा रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो आ जाती है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, कहां, कौन से पॉइंट्स के लिए, बाहर वाले पॉइंटों के लिए। ठीक है, और पोटेंशियल फिर क्या आ जाएगा, आउटसाइड रीजन में वो आ जाएगा KQ अपॉन R, क्योंकि जहां ये पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, इट इज बिहेविंग नॉट बिहेविंग लाइक अ स्फीयर बट इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज व्हिच इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट इज पॉइंट O। Are you understanding this thinking? Now if we bring this point P to the surface of the sphere, so we can get electric field and potential on the surface of the sphere. So what we have to do is that we have to put small r is equal to capital R. So put small r is equal to capital R. So electric field on the surface will come out as KQ upon capital R square. Potential on the surface will be KQ upon capital R. ठीक है, ये ऐसे करके आ गया हमारे पास, ये ऐसे आ गया। अब मेन चीज जो है जहां पर हम गॉस लॉ लगाएंगे वो है अंदरूनी भाग। ठीक है ना, क्योंकि यहां तक तो बिल्कुल सेम ही हो गया ना जो पिछले वाला है, लेकिन मेन चीज हम वहां पे लगाएंगे। ठीक है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे और पोटेंशियल वेरिएशन भी निकालेंगे। तो हमने क्या किया, अंदर एक गशियन सरफेस बना दिया और यहां पर हमने एरिया वेक्टर इस तरफ ले लिया, ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इस तरफ है, वेक्टर E। अब ये जो गशियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज है। पिछली बार क्या हो रहा था, वो हॉलो स्फीयर था, उसके अंदर चार्ज था नहीं,
तो चार्ज एनक्लोज क्या हो गया था, जीरो हो गया था, इस बार नहीं होगा। तो जब हम गॉस लॉ लगाते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। तो माय डियर ई और ds के बीच में डॉट प्रोडक्ट तो आ जाएगा eds, तो e इंटू ds इंटू cos 0 इज 1, चार्ज एनक्लोज्ड। अब ये जो स्फीयर है अंदर स्मॉल r रहेगा, इसका रेडियस स्मॉल r इज अवर वेरिएबल, तो इसका रेडियस भी हम स्मॉल r रखेंगे। तो ये जो जगह है यहां पर कितना चार्ज है, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, उसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए हमने उसको मान लिया q डैश मान लेते हैं, कैपिटल Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकालना पड़ेगा ये अभी हमारे को, हम इसको निकालेंगे। अच्छा, E is electric field magnitude wise it is constant at this point, so this is like this, it is Q dash upon epsilon naught. What is the integration of ds? ds is the small area here, so its integration is going to be surface area of this sphere which is 4 pi r square. तो आ जाएगा E into 4 pi r square, E into 4 pi r square, that is equal to Q dash upon epsilon naught. So we will have electric field as Q dash upon 4 pi epsilon naught into r square. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। काफी हद तक इंटीग्रेशन वही है, वो रेपिटेशन होता है यहाँ पे बार बार, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हमने यहाँ पे देखी, जो कि रो, वो हमने यहाँ पे लिखा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये हमने पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम के लिए लिखा। अब यही मैं लिखता हूं इस जो अंदर हमने गशियन सरफेस लिया, अगर मैं इसी के लिए लिखूं तो इस पे जो चार्ज है गशियन सरफेस वो Q डैश हमने माना, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई को कैंसिल किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास जो आ रहा है Q डैश की वैल्यू r क्यूब मल्टीप्लाई करो यहां पर, तो यहां इसके साथ आ जाएगा Q इंटू r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इज योर Q डैश। रो की टर्म्स में भी करेंगे, बाद में करते हैं, पहले ये Q डैश की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास है कैपिटल Q इंटू R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और स्मॉल r स्क्वायर एक यहाँ पे था, स्मॉल r स्क्वायर से स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल, एक r बचेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो गया k क्यूब R अपॉन R क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इफ यू वांट इट इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, वेक्टर R ऐसे आएगा, वेक्टर R इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर पैरेलल वेक्टर्स, सो वी कैन इफ वी वांट टू पुट अ वेक्टर साइन हियर, वी कैन पुट अ वेक्टर साइन हियर एज वेल, क्योंकि k क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब तो अपना कांस्टेंट है, स्केलर है बेसिकली ना, नो डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर भी आ गया, ऐसे करके आ गया। तो यहां से क्या चीज पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन वेक्टर है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वहां पे तो पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा, सेंटर इज अवर ओरिजिन। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 0। ओरिजिन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम सरफेस पे बात करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, यहां पर अगर हम बात करें व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, वैसे हम निकाल चुके हैं, लेकिन आप देखना सेम रिजल्ट आएगा, जो ये यहां पे है k क्यूब अपॉन r क्यूब है, ठीक है, r स्क्वायर है, तो वही आने वाला है। तो सरफेस पे अगर हम बात करें तो k क्यूब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R डाल दीजिए सरफेस पे, कैपिटल R, स्मॉल r ये है, इसकी वैल्यू कैपिटल R डाल दीजिए, तो k क्यूब इंटू कैपिटल R अपॉन R क्यूब है, तो R से R कैंसिल, तो देखो वही आ गया k क्यूब अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज है ये k क्यूब अपॉन R स्क्वायर, जो कि यहां पे भी आया था, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, हमने मैग्नीट्यूड्स लिखे डायरेक्शन में, फिर R, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देखो कैपिटल Q क्या है, इस इक्वेशन से अगर हम देखें, इसी इक्वेशन से कैपिटल Q यहां पर निकाल लेते हैं, चलो यहां निकाल लेते हैं, यहां निकाल के रखते हैं। कैपिटल Q इज व्हाट, रो इनटू
4/3 पाई आर क्यूब, ये कैपिटल क्यू है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है। ये जो फाइनल एक्सप्रेशन ये आया है इसमें डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हो गया, के का वैल्यू भी डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू 4 पाई अपॉन 3 इंटू वेक्टर आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a sphere which is charged, non-conducting sphere which is charged is rho r upon 3 epsilon naught। बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, अब जो है ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डन नाउ, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जरा ग्राफ बना लेते हैं, या ऐसा करते हैं पोटेंशियल निकाल लेते हैं फिर, क्योंकि पोटेंशियल भी हमने दो जगह पे आउटसाइड और ऑन द सरफेस ही हम निकाल चुके हैं। अब अंदर पोटेंशियल कैसे निकालें, ठीक है। अब वहां पर जो है, वहां पर हमें थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना, क्योंकि अंदर अब चार्ज है, अब अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है, ये चीज हमें पता है। और जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल आता है। अब जब हम अंदर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां यूज होगी वो अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगी, जो कि ये हमने निकाली है KQR अपॉन R क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस KQR अपॉन R क्यूब dr का इंटीग्रेशन। So it will be integration of dV is equal to minus KQ upon R क्यूब, तो चलो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ R dr यहाँ पे आ गया। This is all we are gained। समझ आ रही बात, ठीक है। Now the point is this कि how do we get the limits? Limits हम कैसे निकालें, ठीक है। तो देखो ऐसा है, यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है और सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो अपने को पता है, ये सरफेस पे पोटेंशियल अपने को पता है। अच्छा, सरफेस पे डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, वो भी पता है। तो जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, मतलब सरफेस के ऊपर है, तो उस समय पोटेंशियल कितना है भाई, जो सरफेस का पोटेंशियल है, सरफेस का पोटेंशियल कितना है, दैट इज KQ अपॉन कैपिटल आर। तो हमने सरफेस के वेरिएबल्स ले लिए, पोटेंशियल और आर दोनों, वहां पे लोअर लिमिट वो डिसाइड कर दी। अब हम सरफेस से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे स्मॉल आर है वैल्यू पोजीशन वेक्टर की, और पोटेंशियल हमने मान लिया V, जो हमें निकालना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स हाउ आई एम पुट अदर रिजल्ट? तो यहां पे ये स्मॉल r और ये पोटेंशियल हमने V मान लिया। ये लिमिट्स क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। चलो, अब इंटीग्रेशन है और एडजस्टमेंट है, वो सिंपल चीज है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो हम करते हैं अभी। ठीक है, तो यहां से करते हैं इसको। dV का इंटीग्रेशन आ जाएगा V एंड लिमिट्स विल बी KQ बाई R टू V माइनस KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब। R का इंटीग्रेशन क्या है, R की पावर 1 है ना, R dr है, तो R की पावर 1 + 1 R स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास R स्क्वायर बाई 2, और यहां पे आ जाएगा कैपिटल R टू स्मॉल r। अब लिमिट्स डालेंगे हम, पहले अपर लिमिट डालेंगे V में, तो V माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो आ जाएगा KQ बाई कैपिटल R। राइट हैंड साइड में इस 2 को मैं पहले ही बाहर ले लेता हूं, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये KQ अपॉन 2R क्यूब बनेगा। अब अंदर ब्रैकेट में बचा स्मॉल r स्क्वायर, उसमें अपर लिमिट डालो तो आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डाल दो, वो आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाई R, उस तरफ ले जाओ तो KQ बाई R इस तरफ को आ गया, माइनस
यहां पर आपके पास है के क्यू अपॉन 2r³ इंटू r² माइनस कैपिटल R²। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको हम लाएंगे, तो उसको लाने के लिए मैं इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं। वैसे तो के क्यू बाई आर कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं के क्यू बाई 2r कॉमन ले रहा हूं। के क्यू बाई 2r, देखो मैं क्यों ले रहा हूं के क्यू बाई 2r, क्योंकि यहाँ पे आप मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कैसे मान लो, तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे के क्यू बाई 2r तो कॉमन आ गया, तो 1/r² बचेगा, अंदर है r² माइनस कैपिटल R²। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, के क्यू बाई 2r हमने बाहर रखा और ये 1/r² इन दोनों के नीचे ले जाओ, तो 2 माइनस ये बन जाएगा स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² माइनस माइनस प्लस r² अपॉन r² इज 1, 2 + 1 = 3। सो पोटेंशियल इनसाइड इज KQ upon 2R multiplied by 3 minus R² by capital R². This is the formula. The potential which is inside this sphere is this. Are you understanding this thing? Okay. So this potential gives this is the potential which is inside अंदरूनी रीजन में इतना है। तो देखते हैं फिर सेंटर पे कितना है, वो निकाल सकते हैं हम यहां से। तो अगर हमें पोटेंशियल एट सेंटर निकालना हो, क्या करें, स्मॉल r को 0 पुट करो भाई, क्योंकि जब सेंटर पे जाएंगे तो स्मॉल r 0, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने पुट किया था, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई थी हमारी, ठीक है। अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा, ये खत्म, 3 आ जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 3KQ/2R। तो ये तो भाई हो गया 3/2 टाइम्स KQ/R है पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इसका मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल से 3/2 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5, 3/2 होता है ना, 1.5 होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एट द सेंटर इज 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। पहली बात तो याद, चलो ठीक है, बढ़िया बात होगी। अच्छा, अब ये यहां से क्या हम निकाल सकते हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। वैसे तो हम निकाल चुके हैं सरफेस पे पोटेंशियल इतना है, लेकिन चेक कर सकते हैं कि भाई मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल अंदरूनी भाग का दे रहा है, तो वो सेंटर का भी देगा, सरफेस का भी देगा। सेंटर से सरफेस के बीच में जितना भी रीजन है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इसी फॉर्मूले से आएगा। सेंटर के बाहर का पोटेंशियल इस फॉर्मूले से आएगा, सरफेस के ऊपर का पोटेंशियल ये है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम यहां से भी हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या पुट करें बोलो। अगर पोटेंशियल ऑन द सरफेस निकालना हो तो पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, जो स्मॉल r डिस्टेंस है उसको कैपिटल R पुट कर दो यहां पर। तो बाहर आपके पास है KQ/2R है, अंदर आपके पास आ जाएगा 3 माइनस, अगर मैं इसको कैपिटल R डाला, कैपिटल R² कितना आ जाएगा, 1 और हाँ 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखो ये वही आ गया। ये चेक्स हमने परफॉर्म कर दिया कि हाँ भी चेक कर लिया हमने, ठीक है, क्या क्या है। तो अब हमने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली हर जगह पे और पोटेंशियल भी निकाल लिया हर जगह पे। नाउ लेट्स ड्रॉ देयर ग्राफ्स, ठीक है। तो लिखिए ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाते हैं, E वर्सेस R ग्राफ, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि R इज इक्वल टू 0। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वो भी हमने देखा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R कैपिटल R3, या फिर जो यहां से अभी हमने फॉर्मूला रखा था यहाँ पे ρR/3ε0, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0 तो है, ठीक है। ये ऐसे कैसे हो गया, ये कब तक चलेगी ये स्ट्रेट लाइन, जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते, मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R नहीं बन जाता। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसे करके, और एक शार्प पॉइंट आएगा वहां पे जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते शार्प पॉइंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ये हो गया। अब हम बनाते हैं पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। उसमें भी हमने कई चीजें देखी। सेंटर पे जीरो नहीं था, 3/2 टाइम्स k क्यू बाई आर, मतलब 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। सेंटर पे ज्यादा है, ठीक है। तो सेंटर का मतलब है r इज इक्वल टू 0, सरफेस का मतलब है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पे अगर पोटेंशियल इतना है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस अगर इतना है, वो कितना होता है, वो होता है k क्यू बाई कैपिटल R। अगर इतना पोटेंशियल है तो आपका इससे 1.5 गुना ज्यादा, लगभग यहां, दिस इज द पोटेंशियल 3kq/2r, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो ग्राफ यहां से चालू होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल ऑन द सरफेस है, यहां आएगा, लेकिन किस टाइप का आएगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें तो आर स्क्वायर यूज हुआ है, तो पैराबोला आएगा। अच्छा, लेकिन पैराबोला तो दो टाइप के होते थे, अपवर्ड शेप पैराबोला और डाउनवर्ड शेप पैराबोला। अगर आपको याद हो, अपवर्ड शेप पैराबोला कब आता था, जब जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होता था, पॉजिटिव। यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है आर स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। तो डाउनवर्ड शेप पैराबोला आएगा। इज दिस लॉजिक क्लियर? ठीक है। तो डाउनवर्ड शेप पैराबोला यहां से ऐसे यहां तक, बस ये पैराबोलिक यहां तक रहेगा, दिस इज द डाउनवर्ड शेप पैराबोला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सरफेस पे पहुंच गए, सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब नहीं है पैराबोलिक ग्राफ, अब चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्मूथनेस बरकरार रहेगी भाई। स्मूथनेस जो है वो यहाँ पे शार्प पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे स्मूथनेस रहेगी, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, एक स्मूथ कर्व बनेगा, ठीक है। यहां से ऐसे करके आता है और यहां से ऐसे करके और यहां से ऐसे करके, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व। इस पे क्वेश्चन आया है, इन दोनों पे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे फॉर्मुलेस भी कर लिए, ऑल द थिंग्स वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट लिखिए, इसी से लिंक्ड एक आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी। कैविटी तो आप समझते हो कि भाई कोई सॉलिड है, उसके अंदर कोई छोटा सा जगह हो, खाली जगह, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है और इस पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ नॉन कंडक्टिंग। अदरवाइज अगर कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, तो अंदर भी है, ठीक है। और बीच में एक कैविटी है इतनी सी, वहां पे कुछ भी नहीं है, चार्ज सिर्फ यहां है। चार्ज की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। हमें यह बताना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो दो चीजें पहले मैं आपको लिखवा दूंगा प्रूफ, फिर मैं आपको बताता हूं, उसका लॉजिक भी बताता हूं, ठीक है। देखो ऐसा है, अगर हम इस सेंटर से उसके सेंटर तक, इसको मैंने कह दिया ओ डैश, अगर हम एक वेक्टर बनाएं, ये ओ डैश है, ठीक है। इसका स्फीयर का सेंटर ओ और कैविटी का सेंटर ओ डैश, तो ये यूनिट वेक्टर हमने बना दिया ए, यूनिट वेक्टर नहीं सॉरी वेक्टर ए, मतलब ओ डैश वेक्टर जो है दैट इज वेक्टर ए। आप कह सकते हो इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज व्हाट, देखो वो जो फॉर्मूला आ रहा था ना, उस फॉर्मूले को याद रखना, दैट फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, रो इनटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, ये यूज होगा अभी यहाँ पे इस आर्टिकल में यूज होने वाला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आर की जगह पे ये वेक्टर ए डाल दो, रो इनटू वेक्टर ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द cavity. Now important thing is this, that this electric field is a uniform electric field, it is a constant electric field. अच्छा, अगर हम कैविटी पे नहीं आते हैं, हम कहीं और जाएं, जैसे मान लो इस पॉइंट पे आ गए, ये पॉइंट P है, यहां पर ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस R है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या है, वो ये है, ये लिख दिया यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज दिस। नाउ जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन R, समझे बात को, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पता है कैसे बनेगी, ऐसे करके, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेगी, कहां, कैविटी के बाहर। अच्छा, कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेगी, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कैसे पता चला कि कांस्टेंट है, क्योंकि आप ये देखो ना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, वेक्टर ए कांस्टेंट है, वेक्टर ए क्या है, इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर, लेकिन कैविटी के अंदर सिर्फ ओ डैश पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है कैविटी के अंदर, लेकिन उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वेक्टर ए के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, वो उनके पोजीशन वेक्टर पे नहीं डिपेंड कर रही। बात समझ में आ रही है जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, जैसे यहां पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया तो इसका पोजीशन वेक्टर तो अलग होगा, उस पोजीशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड कर रही कैविटी के अंदर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, कौन से पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रही है, इस कैविटी के सेंटर से लेकर यहां तक का जो सेंटर है उस पर डिपेंड कर रही है, और नहीं कर रही किसी पे डिपेंड। इसीलिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइंस, ये ब्लू से जो मैंने बनाई ये पैरेलल लाइंस बनाई, और जो ब्लैक से मैंने बनाई है वो पैरेलल लाइंस नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल लाइंस, ठीक है। जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके चली जाएगी, ये डाइवर्जिंग लाइन है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, फिर यहां से ऐसे हो जाएगी, सिर्फ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक लाइंस मैंने बना दी, बीच में कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो ये फॉर्मूला मैंने लिख करके आपको दिया है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर ए, ये फॉर्मूला जो है ये एकदम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये फटाक से प्रूव हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रूफ में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, रिजल्ट आपको याद करना है। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं बना है नीट और जेईई में, ठीक है ना, जेईई एडवांस में बन चुका है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बनेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपने काम की चीज है, तो और उस प्रूफ में एक चीज और सीखेंगे हम, वो भी जरूरी है सीखना, ठीक है। कैसे हम डील करते हैं इस टाइप की सिचुएशन से, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कैविटी हो गई, ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमने क्या किया, ये सेंटर है ओ डैश और ये है ओ, हमने ये तो बोल दिया कि ये एक वेक्टर है, हमने कैविटी में के अंदर कोई भी पॉइंट ले लिया अपनी मर्जी से, कहीं पे भी रैंडमली पॉइंट पी ले लिया, उस पॉइंट पी का यहां से पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर पी, और उस कैविटी के सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर आर पी डैश, सेंटर से आर पी डैश, और सेंटर किसके, कैविटी के सेंटर से, और स्फीयर के सेंटर से आर पी। तो अगर, और ये है वेक्टर ए, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो आपको पता ही है वेक्टर आर पी क्या आ जाएगा, वेक्टर आर पी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर पी डैश। ये तो क्लियर है ना सबको, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ही ये प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं कि हम
कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं कि मान लो कैविटी नहीं है, हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कोई भी कैविटी नहीं है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जितनी ये कैविटी यहां पर की स्फेरिकल कैविटी थी उतने ही साइज का एक स्फीयर है विद नेगेटिव चार्ज, और माइनस रो उसकी सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहां पे प्लस रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को उठा करके वहां घुसा दूं जहां पर कैविटी है, जहां पे चार्ज ही नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उस रीजन में क्या कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, और किस तरीके से जोड़ूं कि इसका जो सेंटर है O डैश वो यहां पर आए और ये O है, तो बेसिकली ये वाली सिचुएशन बनेगी जो कैविटी वाली सिचुएशन है, मतलब चार्जलेस कैविटी इज बेसिकली चार्जलेस रीजन, वहां पे कोई चार्ज होगा ना, खाली जगह। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप देखो, अब ये जो पॉइंट था P, जो पॉइंट यहां पे था P, ये पॉइंट P यहां पे भी है, और जब हम इसको यहां पे लाएंगे तो यहां पर भी बनेगा ये पॉइंट P, ये पॉइंट P के ऊपर आएगा, यहां पे आएगा कि नहीं आएगा। इस पॉइंट P पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ, और इस पॉइंट P पे नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इस तरफ को होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is equal to electric field due to positive charge plus electric field due to negative charge. नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फॉर्मूला लगेगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी रो इनटू, है ना, ये वाला पोजीशन वेक्टर दैट इज ओपी, है ना। ओपी पोजीशन वेक्टर हमने आरपी लिया था, रो इनटू आरपी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज से हमने पोजीशन वेक्टर कितना लिया है, वो है आरपी डैश, तो माइनस रो इनटू आरपी डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन लिया, और यहां पे आ जाएगा आरपी माइनस आरपी डैश, मैंने ऐसे लिखा। यहां पे देखो ये जो इक्वेशन हमने ट्रायंगल लॉ से लिखी थी, आरपी डैश को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आरपी माइनस आरपी डैश इज इक्वल टू वेक्टर ए विच इज कांस्टेंट। आरपी माइनस आरपी डैश इज व्हाट, इट इज वेक्टर ए, तो ये आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर ए व्हिच इज अ कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर पे तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, इधर पे सारा का सारा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशन में भी यूज होगा भाई कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साथ चलते हैं, ठीक है। यहां पे सारी जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी इस तरफ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और जो बीच में कैविटी के यहां पर इस रीजन में अब क्या है, इस रीजन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं, लेकिन उस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले चुके हैं, क्योंकि यहां सारा पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर की तरफ होगी, इसका सेंटर यहां है कैविटी का, उसकी तरफ नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज ई नेगेटिव। उन दोनों का रिजल्टेंट किया गया, और उन दोनों का रिजल्टेंट इस वेक्टर ए पे डिपेंड कर रहा है, और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए इज द सेंटर ऑफ दैट कैविटी, और सेंटर ऑफ कैविटी तो फिक्स्ड पोजीशन पे। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ठीक है। तो जब ग्रेविटेशन हम करेंगे तो वहां पर भी ऐसी एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना, जहां पर हम कैविटी वहां पर भी यूज होती है, ठीक है, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। बाकी ये फॉर्मूला याद कर लो। अभी तो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनेगा वो बेसिकली डेरिवेशन के बजाय सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद हो, वहां से बनेगा। इज इट फाइन? अब ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं जरा। जब प्लेट्स का कर लेते हैं जरा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। Earthing of a conductor. Now this process of earthing है ना, इज नथिंग कि भाई हम क्या करते हैं, कोई भी कंडक्टर है, हम एक वायर से उसको जोड़ते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम अर्थ के अंदर घुसा देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। और जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने यहां से एक वायर ऐसे जोड़ी और दूसरा सिरा अर्थ के अंदर घुसा दिया, उसको ऐसे सिंबलाइज किया था अर्थिंग को, दिस इज अर्थिंग। अच्छा, अभी क्या है कि अर्थ खुद एक कंडक्टर है, ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ इज बेसिकली इट इज अ कंडक्टर, ठीक है। हमें तो लगता है ना कि भाई मिट्टी है, नॉन कंडक्टिंग है, नहीं वो नहीं है अर्थ, वो तो सिर्फ एक सबसे बाहर की लेयर है, क्रस्ट, उसमें भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वैसे तो, हालांकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, लेकिन आप अर्थ के अंदर जैसे से जाओगे, अर्थ के अंदर बहुत कुछ है, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, वो सब के सब हैवी मेटल से बने हुए। सिर्फ बाहर का एक छोटा सा हमारे पास है रीजन जो कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, लेकिन बेसिकली अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ कंडक्टर एंड इट इज द बिगेस्ट कंडक्टर इन अवर नेबरिंग, बिकॉज हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है, जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, अर्थ का पोटेंशियल जो है इट इज जीरो, ठीक है, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो उसकी वजह से इसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि वो जीरो कैसे हो जाता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, हमने क्या चीज पढ़ी कि भाई अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अब हमारा सारा फोकस कंडक्टर के ऊपर होगा बेसिकली। अभी तक तो हमने ये आर्टिकल कर दिया, ये नॉन कंडक्टिंग था, है ना, ये तो सिर्फ इतना सा आर्टिकल है, इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बस स्पेसिफिकली इस पे ही आएगा, इस पे बहुत ज्यादा बना नहीं सकते क्वेश्चन, जो कुछ मैंने बता दिया वहीं से आएगा बेसिकली, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। कंडक्टर की क्या खास बात हमने पढ़ी, जो हमने कल पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज व्हाट, इट इज जीरो, एंड पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट। ये पढ़ा हम लोगों ने। तो जो भी ये अर्थ है, अर्थ इज अ कंडक्टर, उसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, और जब हमने ये वायर यहां से जोड़ी, ये वायर क्या है भाई, वायर भी तो कंडक्टर है, जो पतली सी वायर होती है उस वो कंडक्टर होता है, क्या शेप होता है उसका, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो जब आपने ये 0 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, जब आपने 0 वोल्ट के साथ इसको जोड़ दिया तो इस कंडक्टर के अंदर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये सिलेंडर समझ लो, इसको पतला सा सिलेंडर समझ लो, और हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा, यहां का भी हो जाएगा, यहां का भी हो जाएगा 0 वोल्ट, यहां का भी हो जाएगा 0 वोल्ट, और इसके अंदर भी 0 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, इसके सरफेस पे भी 0 वोल्ट हो जाएगा, हर जगह पे 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल, और क्या चीज 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 एंड पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट। तो क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया तो इसलिए पोटेंशियल ऐसे हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अगर हमारे पास चार्ज्ड कंडक्टर होता, मान लो हमारे पास चार्ज्ड कंडक्टर होता पहले से, अब कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कंडक्टर की, तो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है, ठीक है, रिपल्शन की वजह से, ठीक है। अब अगर हम इसकी अर्थिंग करते हैं, ठीक है, अर्थिंग जरूरी नहीं ऐसे बाहर से की जाए, अर्थिंग तो हम अंदर से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाहर से करो चाहे अंदर से करो, कंडक्टर तो कंडक्टर, ठीक है। अब अगर हमने इसकी अर्थिंग कर दी तो अब इसके अंदर, इसके सरफेस पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल 0, लेकिन इसके ऊपर तो चार्ज क्यों है, तो पोटेंशियल तो इसका इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, KQ/R, सरफेस के ऊपर भी ये होता है, जो क्वेश्चन आपने घर से भी करके लाया, ठीक है ना।
तो उसमें हम यही तो सीखते हैं, तो पोटेंशियल तो जीरो नहीं है। पोटेंशियल जीरो होने के लिए ये चार्ज को बहना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? इस चार्ज को अर्थ के अंदर घुसना पड़ेगा, इसको घुसना पड़ेगा अर्थ के अंदर, और अल्टीमेटली सारा चार्ज जब अर्थ के अंदर घुस जाएगा तब जाकर के ये चार्जलेस हो जाएगा, और तब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पहली चीज ये कि अर्थिंग में हम जोड़ते हैं वायर। अर्थिंग करने से क्या होता है, जिस भी कंडक्टर की अर्थिंग की जाए उसका पोटेंशियल जीरो होता है। दूसरी चीज ये, अगर हमारे पास एक सिंगल ऐसे करके स्फेयर हो या कंडक्टर हो, ठीक है, उसकी अर्थिंग की जाए तो वो चार्जलेस हो जाएगा अगर सिंगल हो, ठीक है। हाँ, अगर मल्टीपल हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्जलेस होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखो, थोड़ा सा लिखिए, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ कंडक्टर टू अर्थ थ्रू अ वायर। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ कंडक्टर to earth through a wire is called as earthing. Full stop. Due to it, the potential of the conductor becomes zero. Due to it, the potential of the conductor becomes zero. As the potential of earth is zero. As the potential of earth is zero. Full stop. If the conductor is an isolated conductor, if the conductor is an isolated conductor, then it must have zero charge on it. And then it must have zero charge on it. But if it is not isolated, then the charge on it adjusts in such a way, that its potential becomes zero. Then the charge on it adjusts in such a way that its potential becomes zero. चार्ज को इस तरीके से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी टाइम बचा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, फिर हम करेंगे, ठीक है। अभी एक और आर्टिकल बचा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आर्टिकल भी बचा है।